अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, हिम्मत और इस्तेकामत से जिंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे। वैसे भी ना ऊंच नीच जो होती है ना वो जिंदगी का एक हिस्सा होती है और जिंदगी में हमें नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। बहुत सी कीमती चीजें हमसे गुम हो जाती हैं, बहुत से कीमती रिश्ते हमसे बिछड़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत और जुर्रत के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जवाबमर्दी से हालात का मुकाबला करना ही जिंदगी है जनाब। और अगर जिंदगी में आजमाइशें ना आए तो मेरे ख्याल से जिंदगी का वो मजा भी नहीं आता है। और वो जो एक्सपेरिमेंट्स, वो तजुर्बात हमारे जिंदगी का जो हिस्सा ना बने, जो हमें मजबूत बनाते हैं। तो लिहाजा जिंदगी में आगे बढ़ना सीखें और जिंदगी से लुत्फ अंदोज होना भी सीखें। और इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ना हमारा मुदाफती निज़ाम कमजोर होता जाता है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियों के हमले भी तेज हो जाते हैं और अक्सर लोग अधेड़ उम्र तक जाते जाते कई जहनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए तो मुदाफती जो निज़ाम है, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर रह सकता है, जो हमें बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज भी रखता है। और ज़्यादा फल और सब्जियां खाना और मुनासिब मिकदार में प्रोटीन हासिल करने को ना हम सबसे ज़्यादा और बहुत से लोग जो है ना एक सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा समझते हैं। लेकिन हिफ़्ज़ाने सेहत के जो माहिरीन हैं उनसे मुत्तफिक दिखाई नहीं देते हैं। बरतानिया में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक आपको मैं अगर बताऊं तो कहते हैं कि अक्सर अफराद अपनी उम्र के एतबार से इंतहाई खतरनाक ग़िज़ा लेते हैं, जिसका शायद उन्हें इल्म भी नहीं होता है। और रिसर्चर्स कहते हैं जनाब कि जैसे हम बेहतरीन ग़िज़ा का तवाज़ुन कहते हैं, वो उम्र बदलने के साथ साथ तब्दील होता रहेगा और हिफ़्ज़ाने सेहत की नसीहत उम्र के साथ तब्दील होती रहती है। तो इसलिए अपनी उम्र के हिसाब से ग़िज़ा लेना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। तो किस उम्र में कौन से ग़िज़ा लेनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सारा फारूकी, हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, आज हमने बात करनी है हमने किस उम्र में कौन से ग़िज़ा खानी है ताकि हम सेहतमंद रहें। सबसे पहले बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं कि बच्चों को मुस्तहकम और सेहतमंद ज़िंदगी देने के लिए कहा जाता है कि टीन एज में उन्हें अच्छी ग़िज़ा खिलानी चाहिए ताकि जैसे जैसे वो ग्रोथ होती है उनकी अच्छी सेहत गुजार सके। तो बच्चों से स्टार्ट कर लेते हैं, बचपन में कौन सी हमें ग़िज़ा ऐसी खानी चाहिए, बच्चों को खिलानी चाहिए? देखिए, इनिशियल तौर पे जब आप उनको सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे हम वीनिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी 6 मंथ्स के बाद आप जब उनको सॉलिड फूड देते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जैसे सीरियल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, राइस दे रहे हैं आप उनको, वीट दे रहे हैं, साथ साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी इंट्रोड्यूस करें। आहिस्ता आहिस्ता आपने उनको वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है जो नॉर्मल हम लोग सब खाते हैं। ठीक, कई दफ़ा ऐसे होता है कि बचपन में बच्चों को इतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं दी जाती, ज़्यादातर दूध पर ही उनको सर्वाइव करवाया जा रहा होता है या पूरा दिन उनको दूध पिलाया जा रहा होता है, उनका पेट भरा रहता है। तो उससे ये हो रहा है कि डेफिशिएंसीज फिर भी हो रही हैं क्योंकि उनको सॉलिड फूड की ज़रूरत है और वो आप उनको नहीं दे रहे। अगर बच्चा मतलब रो रहा है या उसको भूख लगी हुई है तो आप उसको दूध का गिलास दे देते हैं या फिर फीडर पकड़ा देते हैं, तो उससे उसकी वो ग़िज़ाइयत जो उसको चाहिए वो पूरी नहीं हो रही होती। अब वो चीज़ कहाँ से उसको मिलेगी? उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी दें, बेशक मैश करके दें, क्योंकि वीनिंग में होता है इसी तरह से कि आपने बिल्कुल ही सॉफ्ट फूड, बिल्कुल ही उसे कहते हैं कि बिल्कुल मैश करके चीज़ें आपने जो है बच्चे को खिलानी होती है, जैसे सीरियलैक वगैरह आप देते हैं। तो इस तरह करके आपने बहुत ही सॉफ्टर फूड जो है उनको वो देना होता है। और बच्चों की ग़िज़ा और जो टीनेजर्स की ग़िज़ा ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस इस तरह से आती है कि कैलोरी रिक्वायरमेंट का भी डिफरेंस होता है। बच्चा एक्टिव कितना है इस पर डिपेंड करता है, एज क्या है उसकी इस पर डिपेंड करता है। तो यूजुअली अर्ली एज में 2 to 4 ईयर्स का जो बच्चा है उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1000 to मैक्सिमम 1400 कैलोरीज होती है। तो वो उसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है। उसी तरह से कि अगर उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब 1500-1600 कैलोरीज तक भी रिक्वायरमेंट चली जाती है। फिर जो टीनेजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट और भी बढ़ जाती है, 2000-2300 कैलोरीज तक भी उनकी रिक्वायरमेंट चली जाती है। तो दैट ऑल डिपेंड्स कि आपकी किस तरह की एक्टिविटी है। और टीनेज लाइफ में तो आपकी रिक्वायरमेंट वैसे भी बढ़ जाती है। और अगर टीनेज में 20s की अगर बात करें सारा हम, तो मुझे बताइए फिर जब 20s में पहुंच जाते हैं तो हमें कौन सी अपनी आदत चेंज कर लेनी चाहिए और कौन सी आदत को बढ़ा लेना चाहिए? क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें हम जोश में कुछ भी खा लेते हैं और बेतहाशा खा लेते हैं। जी।
जब आप 20s के हो रहे हैं या 20 क्रॉस कर रहे हैं ना, ये वो टाइम है कि अब आप एडल्टहुड में आ चुके हैं। तो उस पे कोशिश करें कि मतवाज़न हिस्सा, लेकिन आपने थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि मॉडरेट अमाउंट में चीज़ें लेनी है, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में नहीं खानी। अब आप जो बचपन में चीज़ों के शौकीन थे या बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते थे, वो बेशक उस वक्त आपको नहीं लगती होंगी, लेकिन अब इस एज में आपको लगना शुरू हो जाएगी। तो बहुत जल्दी लोग जो है वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं। और देखा जाए अगर आप अर्ली 20s की भी बात करें या लेट जिसे कहते हैं कि जब टीनेज आपकी लाइफ होती है, 16-18 ईयर्स के जो हैं स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर उनका इतना कोई अच्छा इनटेक नहीं होता है। मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो कैफेटेरिया से मिल रहा होता है वही चीज़ें खा रहे होते हैं। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो फिर भी पूरी नहीं हो रही, डेफिशिएंट आप फिर भी हैं। अर्ली एज में आप देखें, टीनेज लाइफ में लड़कियों को खास तौर पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत जल्दी हो जाता है, और बहुत सारी लड़कियों को है। कई लोग जो रियलाइज़ भी नहीं करते उनको भी ये कंडीशन है। तो उसकी रीज़न ये है कि आपका इंटेक नहीं है, ज़्यादातर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही होती है, विटामिन डी की, कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी हो रही होती है, लेकिन हमें आइडिया नहीं हो रहा होता। आइडिया कब होता है जी, आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई हेल्थ इशू आना शुरू हो गया है, आपको घुटनों का इशू चल रहा है, आप वॉक नहीं कर पा रहे, लेथार्जिक फील करते हैं, पूरा दिन थके थके फील करते हैं। तो ये अर्ली एज में अगर ये चीज़ें आना शुरू हो गई और आप फेस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर डेफिशिएंट, और आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जो नहीं देते। तो फिर क्या खाना चाहिए? मतलब इसी एज में बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, और उनका इतना ध्यान नहीं होता। तो प्रोटीन किस मिकदार में लें, और उसके बाद जैसे हम लोग दूध दही वगैरह ये खाना खालिस खाना छोड़ देते हैं इस उम्र में, तो वो कितने मिकदार में लेना चाहिए? कितना ज़रूरी है ये खाना? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सर्विंग्स होती हैं। अब जिस तरह के हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं, उनकी सर्विंग्स हैं, आपको सर्विंग्स फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम सीरियल्स की बात करें तो आप 6 to 12 सर्विंग्स जो हैं सीरियल्स की आप ले सकते हैं एक दिन के अंदर, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। ठीक है, अगर आप टीनेजर हैं तो आप जो है 10-11 तक भी आप लेके जा सकते हैं। अगर आप एडल्टहुड में आ चुके हैं तो 4 to 5 सर्विंग्स आर इनफ। ठीक है, इसी तरह से है कि प्रोटीन्स में जैसे अगर आप हाई क्वालिटी प्रोटीन जैसे मटन चिकन वगैरह का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बचपन में या बच्चों को जो है 3 to 4 सर्विंग्स जो है आप दे सकते हैं, और एडल्टहुड में आप 2 to 3 सर्विंग्स ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क की भी 2 to 3 सर्विंग्स आपको एडल्टहुड में भी लेनी चाहिए, और वो बचपन में भी जो है कोशिश करेंगे 3 to 4 सर्विंग्स आपकी होनी चाहिए। तो इसी तरह से सर्विंग्स थोड़ी बहुत जो है डिफर करती हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मैक्सिमम इनटेक करें, सबसे ज़्यादा मिनरल्स वाइटामिन्स उधर से मिलेंगे, सबसे कम कैलोरीज आपको उधर से मिलेंगी, लेकिन वही चीज़ हम सबसे कम इनटेक होती है हमारी। एग्जैक्टली हाँ जी। और देखा जाए जो ज़्यादातर लोग मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं कि नहीं हम तो वेजिटेबल्स का जो है वो सालन बना के भी खाते हैं, हमारा तो वेजिटेबल का बहुत अच्छा इनटेक है। ऐसा नहीं होता है। जो आपने सालन में एक चीज़ बना ली है उसकी वो चीज़ नहीं रहेगी, वो न्यूट्रिएंट्स उसके नहीं रह गए। ठीक है, वो जितना ज़्यादा आप खाना मतलब आप उसको भूनते हैं, आप उसको ऑयल में बनाते हैं, उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो कम होती चली जाती है। कोशिश करें कि आपने सैलेड लाजमी रखना है, चाहे आप कोई सालन भी खा रहे हैं, और वो चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, आपने आपने साथ में सैलेड लाजमी रखना है। और कई लोग जो इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि भाई हम लोग सैलेड्स का इंटेक नहीं कर सकते, कई लोगों को इशू होता है, उससे ब्लोटिंग हो जाती है, तो उस सूरत में आप उसको स्टीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम करने से ये होगा कि आपको ब्लोटिंग का इशू नहीं होगा, आप आसानी से इंटेक कर सकते हैं। तो एटलीस्ट दिन में 2 कप लाजमी लें, यानी लंच और डिनर के साथ जो है 1 कप आपका सैलेड बोल का लाजमी होना चाहिए। और टीनेजर की बात करें हम, टीनेजर में ही अगर आ जाए, मिड 20s की बात करी जाए तो सारा हम देखते हैं कि 25 या 26 साल की उम्र में ना बहुत से लोगों की इस एज में खासतौर पर तोंद निकल आती है, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो सारी उम्र उनकी ये मसला चलता रहता है। तो इससे कैसे बचे, और ये वजह क्या है इसकी? यूजुअली होता ये है कि आप 20s के बाद देखें ना कि हम लोग, हमारी जॉब स्टार्ट हो गई है, या हम बैठना शुरू हो गए हैं, ज़्यादातर टाइम जो है आपका स्पेंड होता है बैठ के। आप जो है अगर आपकी बैंक की जॉब है, किसी ऑफिस जॉब में आप बैठे हैं कि आपका ज़्यादा टाइम टेबल के ऊपर ही गुजरता है, आप अपनी जगह से नहीं उठते हैं, और आप खाते चले जाते हैं, यानी कैलोरीज का इंटेक आपका ज़्यादा है, और आप उसको किसी तरीके से बर्न नहीं करें। अगर आप वही कंपेयर करें टीनेज लाइफ में, तो आपका चलना फिरना ज़्यादा होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आपकी वॉक ज़्यादा होती है। अगर आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा है तो वो बर्न भी हो रहा है साथ। ठीक है, और आपका ज़्यादा बैठने का काम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका इस तरह से वेट गेन नहीं होता। लेकिन वही चीज़ है कि बाद में जाके अगर आप उतनी ही कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं लेकिन आप बर्न नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली आपकी जो है वो पेट निकलना शुरू हो जाएगा अगर आप ज़्यादा बैठ के टाइम स्पेंड करें। कोशिश करें कि थोड़ा बहुत चलना फिरना साथ में वो रखें। ठीक है, तो 30s में आके फिर वो ये उम्र आती है जिस पे डिपेंड करता है कि आगे आने वाली ज़िंदगी हमारी किस तरह की रहने वाली है। तो उसमें फिर हमें क्या कमी पेशी करनी चाहिए अपनी आदत में या अपनी डाइट में? देखिए, लाइफस्टाइल आपका हमेशा जो शुरू से ही एक जो आपको सेट रखना है उसमें एक एक्सरसाइज लाजमी रखें, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट वॉक लाजमी रखें। जो हम लोग ज़्यादातर टाइम बैठ के स्पेंड करते हैं तो उसकी वजह से हमारा वेट जल्दी जो है गेन हो जाता है।
दूसरा ये प्रोटीन्स का आपका अच्छा इंटेक होना चाहिए। अब प्रोटीन्स का अगर आप चिकन मटन बीफ का इंटेक कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्राई करके इस्तेमाल करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उसको आप ग्रिल करके या स्टीम करके अगर आप इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा है। ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करें। देखिए बचपन में अब जैसे एक छोटा बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको फैट्स भी प्रॉपर चाहिए, हाँ, उसको जो है होल मिल्क चाहिए। हाँ। बच्चों को कभी भी लो फैट मिल्क पे नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। आप उनको होल मिल्क ही दें, वो उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे आप ग्रो करते चले जाते हैं फिर आप जब एडल्टहुड में आते हैं तब आप लो फैट मिल्क और स्किम मिल्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को लो फैट चीज़ों पे डालने की ज़रूरत नहीं है, वो क्योंकि उस वक्त उनकी ग्रोइंग एज है, उनकी वो रिक्वायरमेंट है। आप जब एडल्टहुड में आ जाते हैं फिर आपको ये चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसमें आप ऑयल्स भी अपने कंट्रोल करें। कोशिश करें कि सैचुरेटेड फैट्स का कम से कम इंटेक करें। जो सैचुरेटेड फैट्स आपके एनिमल फैट्स हैं, और आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप जो है वेजिटेबल फैट्स की तरफ रहें, यानी कि ऑयल्स का या नट्स वगैरह का आप जो है इंटेक कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन। मतलब 30s के बाद ये चीजें हैं जिसको हम लोगों ने कंट्रोल करना ही करना। मैक्सिमम अपना वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखें। अब फ्रूट्स में भी क्योंकि कई फ्रूट्स बहुत स्वीट होते हैं, ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि फ्रूट्स की 2 to 3 सर्विंग्स लेनी है एक दिन के अंदर, और वेजिटेबल्स की मैक्सिमम सर्विंग्स कर सकते हैं। 4 to 5 सर्विंग्स भी आप कर सकते हैं एक दिन के अंदर, क्योंकि वेजिटेबल्स से आपको जो है ना मैक्सिमम मिनरल्स वाइटामिन्स मिलते हैं, और उसमें कैलोरीज भी एक तो कम होती है और वो स्वीटनेस नहीं होती। फिर वो जो आपको ये तो आपने बताया ना कि 30s में हमें ये बैलेंस लेके चलना है, कंट्रोल करनी है अपनी डाइट को, लेकिन 40s में अगर आए तो मुझे बताइए कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, 40s 50s में आपको वैसे ही आपका जो है ना इतना ज़्यादा कई लोग एक्टिव नहीं होते। हाँ। क्योंकि आपकी एज भी हो रही होती है, फिर उसके बाद ज़्यादातर लोग टाइम बैठ के ही स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन उस एज में भी ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें। थोड़ी बहुत वॉक। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत एज करके भी दे लुक सो फ्रेश, और इतना अच्छा वो उनका स्टैमिना होता है कि वो हमें शर्म आ रही होती है, एग्जैक्टली हमसे ज़्यादा उनका अच्छा स्टैमिना है। तो वो यही बात है कि वो एक्टिव रहते हैं। आपको चाहिए कि आपने अपना लाइफस्टाइल ऐसे रखना है कि आप थ्रू आउट द लाइफ आप एक्टिव रहें। आपको जो है वो ज़्यादा अगर बैठ के आप टाइम स्पेंड करेंगे ना, इवेंचुअली आपकी बॉडी वो नहीं आपका साथ देगी। एक टाइम आएगा कि आपसे वॉक भी नहीं होगी प्रॉपर्ली। तो कोशिश करेंगे शुरू से ही एक्टिव रहें। उसके अलावा जो न्यूट्रिशन की बात आ जाती है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट अगर हम मिड 30s की बात करते हैं तो उससे जो आपकी लेट जिसे कहते हैं 50s या लेट 40s में आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, यानी कम हो जाती है, थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन उसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट ये चीज़ें होती हैं जिसमें आपने दूध दही का इस्तेमाल करना है, ठीक है, लेकिन आपने स्किम मिल्क का इस्तेमाल करना है। दही यूज़ करनी है तो लो फैट यूज़ करनी है, ठीक है। चीज़ वगैरह से आप दूर रहें, और जितनी भी फैटनिंग चीज़ें हैं उनसे दूर रहें। बहुत ही कम इसमें जो है ना आपकी वो फ़ैट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 1 to 2 सर्विंग्स आप फैट्स की ले सकते हैं। उसके अलावा वेजिटेबल्स फ्रूट्स का तब भी आप इंटेक करें। वही बात है कि फ्रूट्स के 2 to 3 सर्विंग्स ही रखनी है, वेजिटेबल्स की आप जितनी आप इंक्रीज़ करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा इंटेक, ठीक है। तो क्योंकि लेट एज में अक्सर लोग बीमार भी होते हैं तो मेडिसिन भी साथ साथ चल रही होती हैं, तो उसके साथ साथ देखना है कि कौन कौन से फूड्स आपके लिए उस बीमारी के हिसाब से कौन सी डाइट आपके लिए बेहतर है। हाँ, तो वो आपने चीज़ें जो है साथ साथ लेनी। और 40s के बाद अगर 50s में हम देखें तो हमारे कहने के बुढ़ापा जो है वो आ ही जाता है, सर पे पहुंच जाता है। तो जैसे मैं बात कर रही थी सारा के ओल्ड एज में भी जाके कुछ लोगों को पसंद होता है फास्ट फूड खाना, बाहर की चीजें, बर्गर्स, पिज्जा वगैरह खाना, ये उनके लिए ठीक है। मतलब अगर 70s की बात करें तो उसमें भी बहुत से लोग आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, वो भी बड़े मजे से खा रहे होते हैं ये चीजें। अगर आप बैलेंस रख रहे हैं तो ये उस पे है। अगर तो आप जो है घर का बहुत अच्छा खा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स का और घर का बहुत, जैसे कहते हैं कि आपका इंटेक बैलेंस्ड है, उसके बाद अगर आप वंस इन अ वाइल खाना चाहते हैं बाहर, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपका घर का ही खाना सही नहीं है और आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक नहीं करते, सीरियल्स का प्रॉपर इंटेक नहीं करते, और फिर आप चाह रहे हैं कि आप बाहर से भी खाना शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली इश्यूज आएंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे। वंस इन अ वाइल बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। तो बहुत ही कंट्रोल और मॉडरेशन में खाएं। अगर बाहर से भी खाना है तो बहुत मॉडरेशन। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा भी आए तो पूरा पिज़्ज़ा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है 1 या 2 स्लाइसेस जो है मैक्सिमम उसके खा लें, ताकि आपकी जो सेहत है वो भी बरकरार रखे और जो बीमारियां हैं वो भी आपसे दूर रहें। और ये चीज़ें और ये जो रूटीन है ना, ये आपने अपनानी है अपनी यंग एज में। जब आप 20s में हैं या फिर 30s में आप अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस एज में आके एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है कि खुद को कितना फिट रखना है हमने। देखिए हर एक रिक्वायरमेंट है। अभी जो खास तौर पे ओल्ड एज में आ चुके हैं लोग, और अगर उनके लिए एक्सरसाइज मुश्किल है, वो हल्की फुल्की वॉक कर लें, ठीक है ना। आप पार्क में चले जाएं, आप वॉक वगैरह कर लें, या आप योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो आप वो करें। ज़्यादातर तो कहते हैं हमसे उठा नहीं जाता, तो हल्की फुल्की वॉक भी ठीक है, स्विमिंग ठीक है।
आपके लिए जो भी आसान है आप वो करें। और ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की एक्सरसाइज करनी है, आपके लिए जो इजी है आप वो करें। आप 5 मिनट्स कर सकते हैं, आप 10 मिनट्स कर सकते हैं, आप उतना करें, जितना आपके अंदर हिम्मत है आप उतनी करें, उससे ठीक है जी। सारा फारूकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। सारा, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। और जनाब, आज हम बात कर रहे थे कि कौन सी एज में कौन सी ग़िज़ा हमें सेहतमंद रख सकती है और किन किन ग़िज़ाओं का हमने इस्तेमाल जो है वो रोक देना है किस एज में। तो उस हवाले से हमने आज ये जो है बनाया हुआ था आज टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान के सबसे बड़े इम्तिहान सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के नताइज का ऐलान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से कर दिया गया और साल 2021 के CSS इम्तिहान में तलबा और तालिबात के पास होने की जो शरह थी वो सिर्फ 2.02% ही रही है। और CSS 2021 के इम्तिहान में 17,240 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसमें से सिर्फ 265 उम्मीदवार ही कामयाब हुए। और पास करार दिए गए उम्मीदवारों में भी इंटरव्यू के बाद सिर्फ 349 उम्मीदवार मुंतखब हुए। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 207 उम्मीदवारों की तकर्री की सिफारिश की गई। और जिन उम्मीदवारों की तकर्री की सिफारिश की गई ना, उनमें 134 मर्द जबकि 73 खवातीन शामिल थी। और CSS को मुकाबले का इम्तिहान भी कहा जाता है, हम सबको पता है। और इस इम्तिहान के जरिए ब्यूरोक्रेट्स यानी कि अफसर शाही का इंतखाब किया जाता है। और इस साल इन इम्तिहानात से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लेने का भी फैसला किया गया है। तो ये तारीख में पहली मर्तबा होगा कि CSS का इम्तिहान में अपेयर होने से पहले एक टेस्ट देना होगा। तो CSS में कामयाबी का जो तनासुब है वो क्यों इतना कम होता जा रहा है, आखिर क्यों स्टूडेंट्स इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो पाते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फाखिरा फारूक हैं जो CSS कोच हैं और गुज़श्ता कई सालों से CSS कोचिंग कर रही हैं। फाखिरा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फाखिरा, जैसे भी मैं बात करी थी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो कैंडिडेट आगे गए थे, 17,000 कैंडिडेट थे, जिसमें से सिर्फ 207 ही कह ले कैंडिडेट जो है वो अपीयर हो पाए या फिर कामयाब हो पाए हैं। तो ये जो रेशो है 2.2 बहुत ही कम है, आपको भी पता होगा। तो मुझे बताइए क्यों ये इसकी रेशो इतनी कम होती जा रही है, कामयाबी का जो तनासुब है क्यों इतना लैग कर रहा है या कम होता जा रहा है? देखिए, जो ओवरऑल नेचर है CSS की वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है। अच्छा। बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत सारे बच्चे फुलफिल नहीं करते। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद सिर्फ पढ़ लेना इज़ इनफ फॉर CSS। ऑल्दो CSS के अंदर 50% इज़ योर स्टडी और बाकी का जो 50% है दैट इज़ बेसिकली योर प्रैक्टिस। ओके। सो वो जो एक सिर्फ पढ़ने वाली ओरिएंटेशन है, फिर इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मेजर इशू ये होता है कि दे टेंड टू लुक एट द पीपल जिनका क्वालिफाई हो गया होता है, उन्होंने जो सब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं वो उनको कॉपी करते हैं कि उन्होंने ये रखे थे, हम रखेंगे तो हम भी क्लियर कर लेंगे। ऑल्दो जो मैटर करती है चीज़ वो ये होता है कि स्टूडेंट्स की जो अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी है उसको वो कितनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर किसी का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और टॉपर ने अकाउंटिंग या बिजनेस एड रखी हुई है, तो नेचुरली वो एक ऐसी चीज़ है जो उसने पहले नहीं पढ़ी हुई और उसको इट्स अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, तो उसको प्रॉब्लम होगी उसमें। सो कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से भी वो ओवरऑल हमारा जो रेशो है वो परसेंटेज कम होती है। दूसरा एक इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें यू नीड टू मेक श्योर कि यू क्रिएट अ डिफरेंस। अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली द एग्जामिनर वोंट बी इम्प्रेस्ड। लेकिन जैसे FPSC जो कह रही है कि उनका ये कहना है कि पिछले 10 सालों से ना हमें कोई क्वालिटी के कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं जिसकी वजह से जो हमारी सीट्स हैं, जो हमारी पोस्ट हैं वो फिल हो सके। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे ही जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं या अपनी काबिलियत के बलबूते पे वहाँ पे झंडे भी गाड़ रहे हैं, हर फील्ड में अपना नाम बना रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो क्या वजह है जो FPSC जो कहती है कि हमें तो कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे क्वालिटी के? अच्छा, देखिए, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो मैंने कहा ना कि बच्चे कॉपी करते हैं टॉपर्स को। अच्छा। ये ओवरऑल जो एक पर्टिकुलर ट्रेंड है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जब एलोकेशन हो जाती है तो एक ओवरऑल मार्केट में एक ओपिनियन इस तरह का आ गया कि बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है। जब वो गाइडेंस के लिए अलग अलग लोगों के पास जाते हैं तो हर बंदा एक तो उनको एक डिफरेंट तरह की गाइडेंस देता है कि जी आपको जो उसने बताया वो गलत है, जो मैं बताऊंगा वो ठीक है। फिर एक वो जो आइडिया है स्टूडेंट्स के जहन में विच इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग,
वो ये होता है कि जी हम किसी CSP के नोट्स लेके अगर पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है हमारा CSS हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई एक किताब किसी की ले लेंगे तो उससे CSS हो जाएगा। देखिए इट्स एन एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम, जिसके अंदर एज क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली आपको परसिस्टेंटली काम करना पड़ता है और एफर्ट काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और स्टूडेंट्स को ये होता है कि कोई बीच में ऐसा शॉर्टकट हो जिसमें हमें एफर्ट भी इतनी ना करनी पड़े और हमारा क्लियर भी हो जाए। सो वो तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आई गेस इस एक चीज़ की वजह से भी काफ़ी हद तक स्टूडेंट जो हैं वो मिसगाइड होते हैं। और मतलब बहुत से जब स्टूडेंट्स जिन्होंने अपीयर होना है वो इसी डर में है कि पता नहीं क्या आएगा इस टेस्ट में, एक्सपेक्टेड क्या है, MCQs या कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर। अच्छा, अब तो बेसिकली इट्स एन ऑल MCQs बेस्ड एग्जाम। ठीक है। और अब तो बस इट्स ऑन द 28th, तो अब तो बस आ गए। ठीक है, तो उसमें सिलेबस उन्होंने दिया हुआ था स्टूडेंट्स को। इनफैक्ट इससे पहले दे ऑल्सो गेव अ मॉडल पेपर टू द स्टूडेंट्स एज वेल। तो उससे काफ़ी हद तक बच्चों को आसानी होगी थी गेज करने में कि किस नेचर के MCQs होंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। डेफिनेटली जो एक मॉडल एग्जाम होता है अब एग्जैक्टली उस तरह से तो नहीं आता, उससे मुश्किल भी हो सकता है, उससे आसान भी। लेकिन ये कि अगर स्टूडेंट्स ने ओवरऑल थोड़ी बहुत एफर्ट करके तकरीबन उसको आई गेस एक महीना डेट भी अगर प्रॉपर्ली सीरियसली दिया है तो MPT शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। 66% मार्क्स उनको, वो 66 मार्क्स चाहिए बस उसमें, तो वो पास हो जाएंगे, वो हो सकते हैं बिल्कुल। तो मुझे जैसे फाकरा आपने पहले कहा कि राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस चीज़ में अपीयर होने के लिए, तो किस तरह उसको बढ़ा सकते हैं या उसके हवाले से चीज़ें जो दिख सकते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन बच्चों को ये होती है कि हमें इंग्लिश में एक्सेल करना है CSS करने के लिए। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपका एग्जामिनर इज नॉट ओनली गोइंग टू बी लुकिंग एट योर लैंग्वेज, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ व्हाट यू राइट। इसी वजह से एट टाइम्स जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला एलिमेंट होता है कि जी हम इंग्लिश लिख लेते हैं इसलिए हमारे लिए तो मसला ही नहीं है। अच्छा, आपके कंटेंट में जब तक क्वालिटी नहीं है तब तक चाहे इंग्लिश जितनी भी अच्छी है तब भी यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई। आपको सारी चीज़ें साथ साथ चाहिए। और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि स्टूडेंट्स का दिल चाहता है हम टीचर्स के पास जाएं, वो बोलें और हमें सुन के आ जाए। जब तक आप खुद लिखेंगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिस करें, कितनी प्रैक्टिस करें नहीं कर सकते। देखिए, प्रैक्टिस का तो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया है, वो तब तक आपका कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उसके पास पेपर्स की प्रैक्टिस, जब तक आप चीज़ें लिख के और फिर उसके बाद उसको इवैल्यूएट ना करवाएं। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं उसको चेक नहीं करवाते। अच्छा। तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है अगर आपको मिस्टेक्स का नहीं पता, तो हाउ आर यू गोइंग टू रेक्टिफाई योर इश्यूज। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बच्चों का होता है कि पढ़ लिया, लिख लिया, लेकिन चेक नहीं कराया। लेकिन बहुत से जैसे बच्चे हैं फाकरा, वो ऐसे राइटिंग में फेल हो जाते हैं, तो हमें बताइए और जो देखने वाले हैं उनको भी बताइए कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे का, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। जो देखिए, ऐसे का वैसे तो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, लेकिन आई कीप इट वेरी सिंपल। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डोंट ऑब्सेस अबाउट द लैंग्वेज। आप यू शुड राइट सिंपल इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश, रादर देन गोइंग फॉर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। और सेकेंडली ये है कि प्लीज़ फोकस ऑन द टॉपिक कॉम्प्रीहेंशन। अगर आपको टॉपिक ही प्रॉपर्ली समझ नहीं आया, उसने कोई और चीज़ पूछी, आपने कुछ और लिख दिया, तो डेफिनेटली फिर दी एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू अग्री, चाहे फिर आप जितना भी अच्छा ऐसे लिख के आ जाए। दूसरा ये कि दी एग्जामिनर वांट्स टू नो कि स्टूडेंट क्या सोचता है उस टॉपिक के बारे में। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि उनका पूरा ऐसे जो है वो इट्स फिल्ड विद रेफरेंसेस कि उसने ये कहा, बहुत सारी कोटेशंस होती हैं। ऑल्दो दैट्स समथिंग जो कॉम्प्लीमेंट करता है आपकी राइटिंग को, लेकिन ओवरऑल तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है विच यू हैव टू पुट थ्रू इन दी एसे। सो एंड एट द एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आपको जहाँ पे हर स्टेप पे टॉपिक कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करें, आउटलाइन बनाने की प्रैक्टिस करें, फिर इंट्रो पे आए, फिर उसके बाद शॉर्ट ऐसे लिखें, फिर कम टू द लॉन्ग ऐसे, रादर देन कि अपने आप से ये एक्सपेक्ट करें कि हम पहला ऐसे लिखेंगे और वही परफेक्ट, उसी में सारा परफेक्ट होगा। हाँ, बिल्कुल। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। Yes, exactly. Practice makes perfect. और दूसरा मुझे बताइए कि हम देखते हैं इसकी तो प्रैक्टिस हमने कर ली है कि ये करना है, लेकिन आप मेंटोर हैं, CSS मेंटोर हैं, तो मुझे बताइए इस साल क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से ऐसे आ सकते हैं टॉपिक्स या ऐसे में? अच्छा, ऐसे में देखिए यूजली तो हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है वो यही होता है कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन एट द मोमेंट उसमें से ही एग्जामिनर आपको पेपर भी देता है। बिकॉज उसमें से आपके 2-3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स को टारगेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक हमारे पास थीम होती है गवर्नेंस की, जिसके अंदर डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशनल इशूज़, वो चीज़ें आ जाती हैं। एक थीम हमारे पास एजुकेशन की होती है, फिर एक थीम जेंडर की होती है। इसी तरह से इंटरनेशनल इशूज़ के अंदर एनवायरनमेंट इज़ अ मेजर इशू। सो दीज आर सम हाईलाइटेड एरियाज़ जो कि टाइम एंड अगेन हर साल आपको एक ट्रेंड नज़र आता है कि एग्जामिनर इन एरियाज़ में से ज़रूर कोई ना कोई ऐसे देता है स्टूडेंट्स को। तो अगर आपने इन थीम्स को प्रॉपर्ली पास पेपर्स को देख के उनकी सारी डायमेंशंस कवर की हैं तो फिर इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। और अगर आपका पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो वैसे ही आपको 2-3 टॉपिक्स आते हैं ऐसे में बिसाइड्स दीज थीम्स।
मतलब जो करंट अफेयर्स हैं उस पे हमने बहुत ज्यादा तवज्जो रखनी है, उसके ऊपर हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि ओवरऑल आपका पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स डज सम अप अराउंड 45 to 50% ऑफ द नॉलेज बेस ओवरऑल जो आपको CSS में रिक्वायर्ड होती है। और जैसे अभी तक जैसे अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का तनाज़ा चल रहा है, क्या उस पे आ सकते हैं कुछ करंट अफेयर की, जैसे हम बात कर रहे हैं? हम वॉर एंड पीस एंड टेरर और ये सारी चीजें डेफिनेटली दे आर अ थीम इन देमसेल्व्स। इतना स्पेसिफिक हो के तो आई वुड से कि अगर आए तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और अफगानिस्तान वुड बी समथिंग दैट दे कैन आस्क यू। यूक्रेन वाला इज समथिंग जो करंट अफेयर्स के अंदर यस दे कैन एक्सपेक्ट के बच्चों को इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए इस हवाले से। और जैसे अभी जैसे आप बता रही हैं कि डेट नजदीक आ चुकी है और सर पे आ चुके हैं मेरे ख्याल से, तो बच्चे अभी तैयारी भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, खूब पढ़ाई हो रही होगी और एक वो पैनिक का भी शिकार भी हो रहे होंगे, तो क्या कहेंगे उन्हें, कैसे वो अपनी सिचुएशन को या अपने आप को कूल डाउन रखें इस वक्त? देखिए अभी इस वक्त तो क्योंकि अब 2 दिन हमारे पास रह गए हैं MPT में, तो अभी तो डेफिनेटली दे शुड बी रिवाइजिंग दैट। जब एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लें और 20th के बाद व्हेन दे गेट फ्री MPT से तो उसके बाद आइडियली तो अब ये करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि इसके बाद फिर आगे नेचुरली रमज़ान भी आ जाएगा, फिर उसके बाद जाके आगे एग्जाम्स हैं, तो अब उनको एक तो टाइम काफ़ी मिला है तो इसको यूटिलाइज भी इफेक्टिवली करना चाहिए। तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगी कि आफ्टर दिस दे शुड स्टार्ट ऑफ विद देयर ऑप्शनल्स, उनको एक दफ़ा से अच्छी तरह से रिवाइज करना शुरू, उसके बाद अपने कंपल्सरीज और फिर मॉक्स दें, जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा रिविजन के साथ चेकिंग करवा सकते हैं वो करवाएं, फीडबैक लें एंड देन होपफुली मतलब जनाब टाइम करीब आ रहा है, तो इस वक्त जो बच्चे जो अपेयर होने वाले हैं, कैंडिडेट्स हैं जो उन्होंने पेपर देना है, वो अपनी रिवीजन स्टार्ट कर लें। और फ़ाखरा फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थी, CSS मेंटोर। फ़ाखरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और हमारे साथ बात की है। जनाब CSS के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इस पर हमने बात। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से, और ये सेगमेंट है जिसमें हम आपसे किसी न किसी किताब का रिव्यू करवाते रहते हैं, उसका तारुफ करवाते हैं। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं शायर, अदीब और मुसन्निफ अहमद हमाद साहब। और आज जिस किताब का वो तारुफ हमारे साथ करवाने जा रहे हैं उसका नाम है उर्दू गज़ल का फ़लसफ़ा पेश नज़र। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अहमद साहब बताइए हमें। जी शुक्रिया मुनीबा। आज की किताब उर्दू गज़ल का फ़लसफ़ियाना पस मंज़र, ये एक मकाला है, MPhil के लिए लिखा गया और बड़ी तहकीक के बाद लिखा गया, और इसे लिखा है बुशरा शीरी ने। इस किताब का ये टाइटल है और इसको दी राइटर्स ने ड्रीम बुक्स ने शाया किया लाहौर से। ये किताब बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं और उन लोगों के लिए भी जो किसी तरह की भी इल्मी, तहकीकी या फ़िक्री मौज़ूआत से वाबस्ता हैं, किसी तरह से भी, वो चाहे कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी भी सोशल साइंस में, उनके लिए ये बहुत उम्दा किताब है। शायरी के जो दिलदादा लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें काम क्या किया गया है, नया काम, जो डिफरेंट काम है वो ये है कि फ़िलासफ़ी के स्कोप को सामने रखते हुए गज़ल पे रोशनी डाली गई है, गज़ल की पूरी तारीख़ पे, वली दक्कनी से लेके इकबाल और आगे तक। तो ये एक बहुत अहम काम इस तरह बन जाता है। इसमें इन्होंने खूब रिसर्च की है। मुझे याद आ रहा है कॉलरिज ने कहा था कि मैंने कोई ऐसा बड़ा शायर नहीं देखा जो बड़ा फ़लसफ़ी नहीं था। इसी तरह जो वर्ड्सवर्थ है उसके बारे में मैथ्यू आर्नल्ड कहता था कि शायद वर्ड्सवर्थ की जो शायरी है वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ना हो एज़ कम्पेयर टू गोएटे। उसका बुनियादी सबब ये है कि गोएटे के यहाँ एक फ़िक्री रो बहती है उसकी तख्लीकी रो के साथ साथ। तो इस कदर अहम है फ़लसफ़ा किसी भी बड़े आदमी के लिए, बड़े शायर के लिए। यही वजह है कि हम देखते हैं कि उर्दू का जब भी कोई बड़ा, सबसे बड़ा शायर गिना जाता है, जब भी पूछा जाता है कि उर्दू के सबसे बड़े शायर का नाम बताएं, तो वो हज़रत अल्लामा इकबाल का नाम लिया जाता है। इकबाल से पहले जो इसमें काम किया, यानी इकबाल बनाने में जिन लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया या जिनकी अजीम शायरी पढ़ के इकबाल बने, वो हज़रत गालिब थे। और गालिब के बारे में तो ये हमारे असातिज़ा भी कहते थे कि जब हम डेविड ह्यूम जैसा तशकीक का पहाड़, उसके बारे में जब हम पढ़ रहे होते थे या वो पढ़ाते थे, तो वो गालिब के अशार को कोट किया करते थे कि दैरो हरम आईनाए तकरार तमन्ना, वहाँ मांदगी शौक़ तराशे है पनाहें। तो वो ये आप इससे अंदाज़ा कर लें कि गालिब के यहाँ फ़लसफ़ा किस कदर ज़्यादा एक अंडर करंट के तौर पे बह रहा होता है उसके कलाम में। इसमें जो पहला बाब है वो उर्दू गज़ल के फ़लसफ़ियाना अनासर की तलाश है।
उन्होंने ये देखा कि फ़लसफ़े के स्कोप में क्या चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे फ़लसफ़े के स्कोप में वजूद आता है, यानी ओंटोलॉजी वजूद का इल्म आता है, फिर एपिस्टेमोलॉजी इल्मियात आती है, और यही वो दरवाज़ा है जहाँ से इकबाल के इल्म पे, तसव्वुर इल्म के अंदर हम दाखिल होते हैं। और पूरा चैप्टर है 5वां इनका, जो इकबाल का तसव्वुर इल्म है उस पे 5वां चैप्टर है इनका। और इकबाल ने अपना तसव्वुर इल्म नसर में भी और शायरी में भी बहुत खोल के बयान किया है, और क्या ही उम्दगी से बयान किया है उन्होंने। नेटशे पे मिसाल के तौर पे उन्होंने, एक मुझे याद आ रही है बात, उन्होंने नेटशे के बारे में कहा कि अगर होता वो मजजूब फ़रंगी इस ज़माने में तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। तो ज़ाहिर है इंसान अपने इल्म के मनाजिल जब तय कर रहा होता है तो वही मशहूर ज़माना जो तिकोन है, इंसान, खुदा और कायनात और इनके आपसी ताल्लुकात, इनके बारे में इल्म हासिल करना होता है। तो अल्टीमेटली जब खुदा के बारे में इल्म हासिल करना होता है तो बहुत सारे फ़लसफ़ी इस पर, मसलन कांट ये कह के हार जाता है कि हम उस चीज़ को तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो हमारे हवास ने हमें, जिसका तजुर्बा न दिया हो। तो इकबाल ने इस पर भी तनकीद की कि जनाब अक्ल तो अकेली इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, है ना, गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। तो ये इस किताब की इंपॉर्टेंस है कि गज़ल के फ़लसफ़ियाना, सबसे पहले फ़लसफ़ियाना अनासर की दरियाफ़्त की गई, उसके बाद गज़ल की दरियाफ़्त की, गज़ल में जो फ़लसफ़ियाना अनासर हैं तारीख़ी तौर पर डिस्कस हुए उसकी दरियाफ़्त की गई और इसमें बयान किया गया। फिर वली दक्कनी से लेके गालिब तक, ये पूरा जनूबी हिंदुस्तान से शुमाली हिंदुस्तान का सारा, जहाँ जहाँ पे फ़लसफ़ियाना शायरी हो रही थी उर्दू में फ़लसफ़ियाना शायरी में तसव्वुफ़ का जिक्र लाजमी है, क्योंकि तसव्वुफ़ भी एक तरह से फ़िलासफ़ी है और बहुत सारे असातिज़ा। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान के सबसे बड़े इम्तिहान सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के नताइज का ऐलान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से कर दिया गया है और साल 2021 के CSS इम्तिहान में तलबा और तालिबात के पास होने की जो शरह थी वो सिर्फ 2.02% ही रही है। और CSS 2021 के इम्तिहान में 17,240 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसमें से सिर्फ 265 उम्मीदवार ही कामयाब हुए और पास करार दिए गए उम्मीदवारों में भी इंटरव्यू के बाद सिर्फ 349 उम्मीदवार मुंतखब हुए और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 207 उम्मीदवारों वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कायनात मुख्तलिफ इकसाम के जानदारों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है जिसमें इंसानों के साथ साथ हजारों इकसाम के रंग बिरंगे परिंदे और जानवर भी मौजूद होते हैं और सब मिलकर इस इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। और परिंदों की खूबसूरत आवाजें जिंदगी का एहसास हमें दिलाती हैं और हर जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में ही बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन इंसानों को महसूस करने के लिए जू बनाए जाते हैं जहां मुख्तलिफ इकसाम के जो है वो जानवर रखे जाते हैं और तकाजा तो ये होता है कि जू में जानवरों को नेचुरल माहौल मुहैया किया जाए, लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से पाकिस्तान की चिड़ियाघरों में ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हर साल सैकड़ों जानवर हलाक हो जाते हैं। और लाहौर सफारी जू दुनिया के बेहतरीन सिफारिश में शामिल होता है, लेकिन अब वहां भी जानवरों को रखना एक मुश्किल टास्क बनता जा रहा है। हम कम रिसोर्सेज की वजह से सफारी जू के 12 शेर फिरोख्त करने का फैसला किया गया है। फिरोख्त किए जाने वाले शेरों में 2 नर हैं और 10 मादा शेर शामिल हैं और ये पहली दफा नहीं हुआ है, इससे पहले भी सफारी जू के शेर सस्ते दामों फिरोख्त किए जा चुके हैं। लाहौर के सफारी जू में 14 शेर 21 लाख में फिरोख्त कर दिए गए थे। एक शेर की कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए वसूल की गई है, जबकि ओपन मार्केट में अगर देखा जाए तो एक शेर की जो कीमत है वो 35 से 40 लाख रुपए है। और सफारी जू के शेर क्यों फिरोख्त किए जा रहे हैं और उनका ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बदर मुनीर साहब हैं, चेयरमैन है टास्क फोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड एंड फिशरीज के, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है सुहेल कैसर साहब ने। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और सुहेल साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो आप लोगों ने फैसला किया वाइल्ड लाइफ ने शेर बेचने का, 12 शेर जो है सफारी जू के, क्या वजह है इसकी? अब क्योंकि बच्चे तो हम देखते हैं, बच्चे बड़े दोनों ही बड़े ज़ौक़ शौक से आते हैं वहाँ पर उनको देखने के लिए, तो क्या वजह बनी इसको फिर? देखें जी, एक तो उनकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा। और हमारे पास हाउसिंग की फैसिलिटी कम है। इस वक्त सफारी जू में 35 शेर मौजूद हैं और हम उसमें से कुछ सरप्लस स्टॉक निकालना चाहते हैं और वो ZMC में भी उसको हमने रखा था
और काफ़ी देर से हम इस पे काम कर रहे थे। और जैसे कि पहले ये होता रहा है, अब वैसे नहीं होगा कि ये 1.5 लाख में ये शेयर नहीं बेचे जाएंगे, इनको थ्रू ओपन ऑक्शन बेचा जाएगा, ताकि इनकी जो भी मार्केट प्राइस है वो हमें कंप्लीटली वो प्राइस मिल सके। किसी को ये ना हो कि जी ये महंगे के बजाय सस्ते बेच दिए गए हैं या किसी को ओब्लाइज कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह ये ऑक्शन के ज़रिए होंगे और ये सरप्लस होंगे। और मैं समझता हूँ कि बेहतर ब्रीडिंग होने की वजह से बिग कैट्स जो हैं वो अच्छा ब्रीड कर रही हैं, तो इनका 8 से 10 किलो एक शेर जो है वो गोश्त खाता है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि एक दिन में 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का ये शेर गोश्त खाते हैं। तो इनको रखना संभालना बहुत मुश्किल काम है। तो इस वजह से आप लोग फिरोख्त कर रहे हैं? जी, ये सरप्लस स्टॉक है और ये हम सेल भी करेंगे और उसके बाद हम इसकी अरेंजमेंट्स भी चेक करेंगे कि जो लोग ये ले रहे हैं वो प्रॉपर इसकी SOPs फॉलो करेंगे और हमारे अफसरान जाके उनकी जो भी फैसिलिटी होगी उसको विजिट करेंगे, देखेंगे और अगर वो इस काबिल होंगे तो वो वहाँ पर रख सकेंगे। तो सुहेल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे सर बदर साहब ने भी बताया कि इनकी जो खर्चा है बहुत ज़्यादा होता है एक शेर का, तो आपको क्या लगता है ये सही फैसला है कि अगर तादाद ज़्यादा है या खर्चा ज़्यादा हो गया तो उनको बेच दिया जाए? देखें, एक हद तक तो हम इसको इंडोर्स कर सकते हैं, इसलिए कि हर जू की एक गुंजाइश होती है, कैपेसिटी होती है। जब उस कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पर जानवर हो जाएं तो फिर उनको सेल आउट किया जाता है या दूसरे जो जू हैं या दूसरे सफारी पार्क्स हैं वहाँ पर भेजा जाता है। मुझे याद है कि आपसे कुछ अर्सा पहले बहावलपुर में भी शायद भेजे गए थे कुछ शेर। लेकिन असल में मसला ये है कि जो शुकूक व शुबहात पैदा हुए, जो गुज़श्ता सालों में जो वाक़यात पेश आया कि शेरों को इंतहाई कम दामों में पसंदीदा अफराद के हवाले कर दिया गया, उससे फिर अब जब भी इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो ये शक पैदा होता है कि शायद एक मरतबा फिर अपनों को नवाजने के लिए ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जब तक किसी मामले में नहीं होगी ना तो उसके बारे में शकूक पैदा होंगे। और अब तो ये आलम है कि अब शेर के बच्चों को बतौर तोहफ़ा या तोहफे से एक लफ्ज़ आगे चले जाएं तो वहाँ उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी गुज़श्ता ही 2-1 महीने पहले एक आला पुलिस अफसर को एक काम करने के एवज में जिसका काम हुआ था, उसने 2 शेरों के बच्चे तोहफे में दिए थे। ठीक है। तो ये एक रुझान की अक्कासी भी करता है कि आप लोग आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल भी होती रहती हैं। अच्छा, मसला ये है कि इन्होंने बदर साहब ने कहा कि हम ये पहले चेक करेंगे कि वहाँ पर वो इनको फैसिलिटीज़ दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते। तो मेरा ख्याल है कि उनको चेक करने की बजाय अगर पहले अपने जू और सफारी पार्क्स को चेक कर लिया जाए और उसकी प्रॉपर मेंटेन कर ली जाए तो यही ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि उमूमी तौर पर ये कहा जाता है जी कि हम करने से पहले ये कर देंगे, लेकिन ये बात ना यहाँ से नीचे उतरती नहीं है। इसलिए कि ना तो हमारे पास इतना स्टाफ है और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक शेर को बेचने के बाद फिर जाकर चेक करते रहें जी कि वो सही हालात में है या नहीं है। बस जितने का बिक गया वो बिक गया, अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने बेच दिया। अच्छी बात यह है कि अगर ये हमें यकीन दहानी करा रहे हैं कि अब 1.5 लाख रुपए में नहीं बिकेगा, बल्कि ओपन मार्केट में टेंडर्स किए जाएंगे और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उसकी कीमत देगा तो उस कीमत पर उसको फरोख्त किया जाए, तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। बदर साहब क्या कहेंगे, मतलब अगर दूसरों पे अगर आपने चेक एंड बैलेंस रखना है तो अपने इर्द गिर्द पहले रखना चाहिए ना, सहूलियात अपनी नहीं देखनी चाहिए पहले हमें? जी बिल्कुल देखनी चाहिए और हम देख भी रहे हैं और काफ़ी हमने इम्प्रूव भी किया है। जैसे कि ये ब्रीडिंग इम्प्रूव हो रही है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे अरेंजमेंट्स बेहतर हो रहे हैं, देखभाल अच्छी हो रही है। तभी ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये तभी अच्छा ब्रीड करते हैं जब उनको माहौल अच्छा दिया जाए, उनके एनवायरनमेंट ठीक हो, उनकी खुराक ठीक हो, तो ये उस चीज़ का सबूत है। लेकिन मुझे बताइए जो बेचे जा रहे हैं शेर, ये इनकी क्या क्या उम्रें हैं जिसके ये मुख्तलिफ एजेस के हैं, कुछ बड़े हैं, मैच्योर हैं और कुछ यंग मेल और फीमेल्स हैं। तो ये बेसिकली ये प्राइड्स में रहते हैं और इनमें इन इंटरब्रीडिंग के इश्यूज आते हैं और इनको बेचने के कई रीज़न हैं। और सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम इनको डिफरेंट पार्क्स में शिफ्ट करें अगर हमारे पास कोई फैसिलिटी मौजूद है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने भावलपुर में कुछ शिफ्ट किए थे, हमारे पास भावलपुर में भी लाइंस हैं, हमारे पास लाहौर जू में भी लाइंस हैं। तो हम पार्क्स में इधर उधर ब्लड लाइन को
बेहतर करने के लिए हम शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो सरप्लस हो या जब बहुत ज़्यादा एक क्वांटिटी बढ़ जाती है जिनको आप केटर नहीं कर सकते तो मजबूरन आपको उनको सेल करना पड़ता है। लेकिन मुझे फिर ये भी बता दें बदर साहब कि ये वाले जो शेर हैं, जो 12 शेर हैं, इनको कहाँ पर जो है बेचा जाएगा? आम लोगों को बेचा जाएगा या किसी जू या किसी सफारी के लिए बेचा जाएगा? देखें जी, जब हम इसको ओपन ऑक्शन में ले जाएंगे तो उसको कोई भी ब्रीडिंग फार्म वाला ले सकता है, कोई प्राइवेट आदमी ले सकता है, कोई प्राइवेट जू वाला ले सकता है। उस पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते। हम ओपन कर देंगे फॉर ऑक्शन और उसमें जो ज्यादा से ज्यादा प्राइस देगा हम उसको सेल करेंगे। लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूं कि हम उनकी फैसिलिटी को जरूर चेक करेंगे। और डॉक्टर उज़मा खान WWF से और हमारी टास्क फोर्स की मेंबर भी हैं, वो इसके SOPs वगैरह बना रही हैं। उन्होंने पहले भी बनाए थे और अब उसको और फर्दर हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि ये जो शिकायत आती हैं कि जी शेर को कुत्ते की तरह रखा हुआ है, छोटे पिंजरे में रखा हुआ है और टॉर्चर हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें दोबारा ना हो। और सुहेल के सर, आपको क्या लगता है, मतलब ये आम शहरी अगर इसको खरीदेंगे, प्राइवेट लोग, जैसे आपने भी बहुत सारी वायरल वीडियोस भी देखी होंगी, हमने भी देखे हैं सोशल मीडिया पर, उनको रख दिया जाता है, फैसिलिटीज़ नहीं उनको वैसे दी जाती, तो ये उनके लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी और इलाके के लिए भी खतरा नहीं बन जाता? असल में इसमें रिस्क तो बहरहाल होता है, बिग कैट है और मतलब ये इसकी नेचर है वाइल्ड किस्म की, मतलब इसको हम पेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन अब ये जिस तरह मैंने बताया कि एक रुझान है जो लोगों में बढ़ता जा रहा है और इसको एक हम कह सकते हैं कि शायद किसी हद तक शो ऑफ की सूरत हाल भी है। बट अगर वो यकीन दिला रहे हैं कि इसके लिए बाकायदा SOPs जो हैं वो मुरतब किए जा रहे हैं और पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब घरों में रखना इसको काफ़ी मुश्किल होता है। बेहतर तो यही है कि अगर इसको पालतू जानवरों की तरफ ना रखा जाए, ना फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाए और इसके लिए कोई और वे आउट सोचा जाए। मतलब पाकिस्तान में और बहुत सारे सफारी पार्क हैं, जू हैं, वहाँ पर इनको रखा जा सकता है क्योंकि बहरहाल घरों की निस्बत वहाँ पर इनकी ज़्यादा बेहतर तरीके से देखभाल हो सकती है। लेकिन हर इंतज़ामिया के अपने फ़ैसले होते हैं। अब अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, मतलब मेरी दानिश में तो ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है कि घरों में शेरों को रखा जाए। किसी भी वक्त वो कभी भी नुकसान का बाइस बन सकते हैं। इसके हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है। एग्जैक्टली। और दूसरा बदर साहब घर पे रखते हैं और बहुत सारी वीडियोस जैसे हम बात कर रहे हैं कि साथ उन्होंने बिठाए होते हैं, अब उन्होंने पता नहीं उन्हें नीम बेहोश किया होता है, खुद वो शीशा पी रहे होते हैं, सेल्फियां ले रहे होते हैं शेरों के साथ मिलके। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है। तो क्या इन लोगों के खिलाफ आप लोग कार्रवाई करते हैं या क्या प्रोसेस होता है फिर? देखिए जी, माशरे में हर किस्म के लोग होते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं और मोस्टली अच्छे लोग ही गुमान करना चाहिए। और बहुत अच्छी पोजीशन में लोग ब्रीडिंग फार्म्स में एनिमल्स को रखते हैं। अच्छा। बहुत ख्याल भी रखते हैं, अपने बच्चों की तरह उनको पालते हैं। लेकिन चंद लोग जो ये इस तरह की चीज़ें करते हैं वो बाकी लोगों को भी बदनाम करते हैं और इस शौक को मैं समझता हूँ कि डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। उनकी वजह से जो शरीफ लोग या अच्छे लोग काम करना चाहते हैं उनमें भी रुकावट आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि बहरहाल ये एक पॉजिटिव साइन है कि अब हमारे यहाँ पर बिग कैट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। मतलब ये बड़ी खुशी की बात है, इसलिए कि हमारा जो एरिया शायद इसमें ये जो पाकिस्तान 1947 के बाद जो हमारा मुल्क बना, इस एरिया में शायद शेर को 500-700 साल पहले कहीं पाए जाते हों तो पाए जाते हों, लेकिन उसके बाद से तो उनका सबूत नहीं मिलता। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे हमसाया मुल्क ने वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए बड़े ही शानदार काम किए हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी भी मुल्क के कम अज़ कम 25% रकबे पर जंगलात होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तकरीबन सरकारी तौर पर 3.4 या 3.5% रकबे पर हैं और ये बहुत ही कम है। एग्जैक्टली। और इसके बरक्स हमसाया मुल्क में 18 से 19% रकबे पर जंगलात हैं आज भी, अगर उसकी आबादी 130 करोड़ तक जा पहुँची, 30-40 करोड़ तक, लेकिन अभी भी। अच्छा, उन जंगलों का एक फ़ायदा ये हुआ है कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को पनपने के बेशुमार मौके मिले हैं। मतलब मैं अक्सर देखता रहता हूँ, बल्कि उन्होंने गुजरात में शेरगढ़ के नाम से शेरों के लिए एक महफूज रिजर्वायर जगह बनाई है। और अभी मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि वहाँ भी शेरों की तादाद में बहुत इजाफा है और अब वो सोच रहे हैं कि वहाँ से बरामद करना शुरू कर दें, क्योंकि
कुछ अर्सा पहले तक इनकी तादाद में मुसलसल कमी देखने में आ रही थी। इस खित्ते की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया का नहीं, मैं इस खित्ते की बात कर रहा हूँ। और इस खित्ते की जब बात होती तो ऑब्वियसली वो इंडियन वाइल्ड लाइफ के हवाले से होती कि हमारे पास तो है नहीं है, हमारे पास तो वही है जो, हाँ जी। तो अब वो भी उनको बेच रहे हैं। तो ये बहरहाल एक अच्छा साइन है कि कम होती हुई तादाद में फिर से इजाफा होना शुरू हो गया। फिर आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये जो जानवर होते हैं, ये जो इस अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात हैं, ये हमारी कायनात का हुस्न है और इनकी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है बरकरार रहता है। हर एक का अपना एक किरदार होता है इकोसिस्टम को बरकरार रखने। भाई आप देखिए ना कि हमारे यहाँ से गिद्ध ख़त्म हुए तो क्या जो अब चीलें ही चीलें नज़र आती हैं हर जगह पर। और मतलब अब ऑफिशियली और अनऑफिशियली इस बात की कोशिश की जा रही है कि गिद्धों की तादाद में इजाफा किया जाए। मतलब ये अवेयरनेस की कमी होती, क्योंकि जब हम बचपन में तो हमें यही बताया जाता था गिद्ध जो हैं ये नहुसत की इलामत होते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे वो दरख्तों पर बैठे लगा। अब आके पता चला कि उनकी तो अहमियत ही बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो मुर्दार इधर उधर पड़े रहते थे उनको चट कर जाते थे, बस सिर्फ हड्डियाँ ही उसकी बचती थी और माहौल साफ सुथरा रहता था। फिर हमने वो एक इंजेक्शन आया, क्या नाम था सर मेरे, डेक्लोफेन, वो हमने भैंसों को लगाना शुरू कर दिया। और जब वो भैंस मरती उसको फेंक देते थे, गिद्ध आके खाते, उनकी किडनीज फेल हो जाती थी, किडनीज फेल हो सबसे ज़्यादा किडनी। अब उस पर पाबंदी तो लग चुकी है, लेकिन मसला ये है कि अब गिद्धों की तादाद ही ना होने के बराबर है। सिंध में है ज़्यादा गिद्ध, पंजाब में तो अब कहीं तो इसलिए जो उनका किरदार है, इसी तरह शेरों का अपना एक किरदार है, अपना एक हुस्न है। तो ये अच्छी बात है कि अब उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन बदर साहब आप क्या कहेंगे, मतलब हमारी वाइल्ड लाइफ को या हमारे जो चिड़ियाघर है यहाँ के पाकिस्तान के, उनको बेहतर बनाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या हमें और ज़्यादा इनिशिएटिव लेने चाहिए, इकदाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए जी, पार्क से पहले मैं नेचर पे बात करना चाहूँगा कि हमने नेचर का जितना नुकसान कर दिया उसको रिपेयर करने के लिए हमें बहुत लंबा टाइम चाहिए। जैसे कि सुहेल साहब ने कहा फॉरेस्ट, तो सबसे बुनियादी चीज़ है फॉरेस्ट। यहाँ पर लायंस भी रह सकते हैं, यहाँ पर राइनोज भी रहते थे, यहाँ पर एलिफेंट्स भी रहते थे, पर वो कई 100 साल पुरानी बातें थी। आज हमने जंगलात को काट काट के इस हालत पे पहुँचा दिया कि हमारे पास गिद्ध ख़त्म हो गए, हमारे बड़े बिग कैट्स ख़त्म हो गई। आज भी हम दोबारा अगर स्टार्ट करें तो आने वाले 10, 15, 20 साल के बाद हम इस काबिल हो सकते हैं कि उन स्पीशीज़ को जो ख़त्म हो चुकी हैं उनको हम दोबारा वहाँ ला सकते हैं। और हमें ये लानी चाहिए, क्योंकि ये तमाम स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और हर स्पीशी का कुदरत के कारखाने में कोई ना कोई रोल है। और वो एक चीज वो उठा के, एक परिंदा एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और उसके बाद एक कीड़ा उसको उठा के उससे आगे लेके जाता है। वो एक सर्कल, कुदरत का एक सर्कल चल रहा है। हमने कुदरत के सर्कल को डिस्टर्ब किया है और उसकी सजा हम भुगत रहे हैं इस पोल्यूशन की शक्ल में, और आप देख रहे हैं इन बीमारियों की शक्ल में, क्योंकि हमने नेचर को डिस्टर्ब किया। तो बेहतर है कि रिस्टोर करें हम नेचर को, नेचर से प्यार करें और जितना भी हम नेचर को बचा सकते हैं उसको बचाएं। और रही बात पार्क्स वगैरह की, तो पार्क्स में इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है, पहले भी करते रहे हैं और अब उम्मीद है कि उसको और बेहतर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। असल में मुनीबा बदर साहब ने बात की नेचर की, मसला ये है कि हमारी तरजीहात में ये चीज़ें शामिल ही नहीं है। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, अभी देखिए कि क्लाइमेट चेंज दुनिया भर का मसला है और हम उन 10 ममालिक में शामिल हैं जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, पहले 10 ममालिक में। लेकिन हमारी तरजीहात में ये चीज़ शामिल ही नहीं है। वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, मौसम, ये कुछ भी नहीं है। मतलब हमने 2-3 टॉपिक्स रखे हुए हैं। कभी आपने किसी मतलब प्राइम टाइम के टॉक शो में इन टॉपिक्स पर बात होते थे। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि कभी कभार इस प्रोग्राम में इस हवाले से बात हो जाती है कि चलें जिस हद तक भी लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। और ये अवेयरनेस का ही नतीजा है कि अब बहुत सारी चीज़ें लोग समझना शुरू हो गए हैं। उनको ये अंदाज़ा होने लगा है कि ये जो चरिंद परिंद हैं ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए ही नहीं बल्कि कारखाना कुदरत में इनका एक रोल है, इनका एक किरदार है। तो जब तक एक चीज़ तरजीहात में ही शामिल नहीं होगी ना तो उसको इतनी ज़्यादा अहमियत भी नहीं दी जाती। और नतीजा ये निकल रहा है कि हम बतदरीज नीचे की तरफ जा रहे हैं। मतलब नेचर को जिस तरह से हमने डिस्टर्ब किया उसका असर हमें अपनी ज़िंदगियों पर भी दिखाई देता है। और जिस तरह हमारा हेल्थ का स्टैंडर्ड हो गया है, मतलब आम आदमी की जो हेल्थ का, आप किसी 10 बंदों के पास खड़े हो जाएं, आप किसी एक अच्छे डॉक्टर का नाम ले दें, वो 10 के 10 उसका नंबर आपसे मांगेंगे। नहीं, वो पूछेंगे अच्छा आपको इस बात का, हमें भी उसका नंबर दे दें, हमें भी उसका नंबर दे दें। मतलब हर बंदा आपको किसी ना किसी सूरत में
इससे फैक्ट नज़र आता है। तो बात यह है कि वो जो है ना, वो कहते हैं ना, अब खैर दिन तो नहीं है, वो कहते हैं ना कि हे ओ दिन नहीं आने मुड़ के, बहिंदा सी टब्बर जुड़ के, नीतां सी सच्चियां कंचियां कंधां दा घर हुंदा सी, कूंडे दी चटनी ते खूंडे दा डर हुंदा सी। मतलब वो दौर इस तरह था कि जो नेचर के करीब, कूंडे की चटनी से मुराद के सादा खाना, सादी रोटी, मतलब और खूंडे के डर से मुराद के बाप का बड़ा डर होता था। ठीक, घर दियां कंधां ते कच्चियां सन लेकिन नीतां सच्चियां होंदियां सी। क्या बात है। तो अब ये चीजें जो है ना वो बदल गई हैं और हमने खुद मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और मारते ही चले जा रहे हैं, जिसके नतायज आप भी और हम भी सारे ही भुगत रहे हैं। सर जाते जाते कुछ खुशखबरी भी दे रहे हैं हमारे देखने वालों को कि कोई नए भी एनिमल्स आ रहे हैं, स्पीशीज आप लोग लेकर आ रहे हैं कि नहीं लेकर आ रहे? देखिए ये भी तो, ये पिछले 2 साल से कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें रुकी हुई थी। बहुत ना सूजी को बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उसमें साइटीज का इशू है और वो हमारे बस में नहीं है। अच्छा। और कोशिश जारी है, उम्मीद करते हैं कि शायद कामयाब हो, लेकिन मुश्किल लगता है। क्योंकि 2018 में हमने देखा था कि उसका टेंडर हुआ था और उसके बाद अभी तक वो बेचारे आ ही नहीं पाए, और बच्चे जब भी जाते तो हमें उनको एक वो दूसरे वाली सूजी वहाँ पे नजर आती है, लेकिन असली वाली सूजी नजर नहीं आती। अगर वो सूजी नहीं आ सकती तो गेंडे की वो साथी ले आए, वो भी बेचारा अकेला तन्हा रह गया। जी पेयरिंग के ऊपर हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि पेयरिंग, पहले भी कोशिश करते रहे हैं लेकिन अब बहुत डेस्परेटली कर रहे हैं कि मेल फीमेल्स की रेशो ठीक करें, और जहां पर किसी एक पार्क में मेल है और दूसरे पार्क में फीमेल है तो उनको इकट्ठा करें, और अगर हमें कोई मार्केट से एक्सचेंज प्रोग्राम करना पड़ता है तो हमें वो भी करना चाहिए, और हमें जानवरों की वेलफेयर के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। प्लस हमारा कैपेसिटी इशू बहुत ज्यादा है। अच्छा। पुराने लोग जो हैं, जो पुराने लोग बैठे हैं, अब नए लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं करते, नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते, बड़ा मुश्किल होता है आपको नई चीजों को इम्प्लीमेंट करना। तो कोशिश करेंगे कि नई चीजें इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन मुनीबा मैं ये जरूर कहूंगा अपने नाजरीन से जो प्रोग्राम देख रहे हैं कि प्लीज खुदा के लिए आप नेचर की अहमियत को समझें, और मतलब अगर और कुछ नहीं कर सकते ना तो ये जो गली गली में कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं यही ना फेंके ना, तो इससे भी माहौल साफ रहता है। मतलब ये यार देखें कि हम कहने को कहते हैं सफाई निस्फ ईमान, लेकिन सड़कों पर गलियों में हर जगह कूड़ा क्रिकेट, मतलब हमारा ये होता है हमारा अपना घर साफ रहे, लेकिन जो हमारा बाकायदा घर है पाकिस्तान, हमारा अपना घर है, उसको हम लोग कचरा कुंडी बना के हमने रखा हुआ है। बदर मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन टास्क फोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर ने भी हमें ज्वाइन किया था। सुहेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हम लोग बात कर रहे थे पिछले वाले टॉपिक में सफारी जू के हवाले से, तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में ना कुछ एडवेंचर्स किए जाएं, और डेफिनेटली एडवेंचर्स करने और एडवेंचरस लाइफ जीने के लिए ना बहुत दिल गुर्दे की ज़रूरत होती है, और ख़तरे मोल लेने पड़ते हैं इस लाइफ में, और बाज़ औक़ात तो हम देखते हैं ज़िंदगी तक ख़तरे में पड़ जाती है। और आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसी ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो हकीकी मायनों में एक एडवेंचरस लाइफ गुजार रही है। पैराग्लाइडिंग हो या फिर आर्चरी, शूटिंग हो या फिर वाटर स्पोर्ट्स, उनको इन तमाम तर स्पोर्ट्स में कमाल की महारत हासिल है, और वो कई सालों से ये सब काम भी कर रही है। उन्हें पाकिस्तान की पहली पैराग्लाइडिंग पायलट इंस्ट्रक्टर होने का एजाज़ भी हासिल है। और एडवेंचरस लाइफ जीना कितना मुश्किल है और कितना ख़तरनाक काम है, ये उन्हीं से जानते हैं कि वो कब से ये काम कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अमारा किरण है, पैराग्लाइडिंग पायलट इंस्ट्रक्टर हैं और स्काई हॉक पैराग्लाइडिंग की फाउंडर भी हैं। हमारा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा ये जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स आप कर रही हैं, सबसे पहले तो हमें बताइए कैसे, किस तरह आप इसकी तरफ आई, किसका शौक था, आपका अपना शौक था क्या? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि बस शुरू से ही मुझे कुछ मुनफरिद करने का शौक था। अच्छा। और ये पैराग्लाइडिंग करने का, मुझे परिंदों को देखती थी तो मुझे बड़ा एक लगता था कि ये मुझे भी हवा में उड़ना चाहिए। और जब मैं परिंदों को देखती थी तो मेरी एक अजीब सी कैफियत होती थी, जैसे मुझे लगता था कि मुझे भी उड़ना है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में ये जो मेरा ख्वाब है ये हकीकत बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये सोच जो मुझे आई, एक जो मेरा
मुनफरिद तर्ज़ ज़िंदगी और कुछ करने का मुनफरिद से शौक़ था वो, और फिर दूसरा ये मैं परिंदों को देखती थी तो मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मैं भी इसी तरह से हवाओं में उड़ूं। तो ये शौक़ मेरे दिल में इस तरह से पैदा हुआ कि मुझे भी, फिर जब एक इवेंट हुआ तो मैं इवेंट पे गई। अच्छा। पाकिस्तान में और मैं आपको बताती चलूँ कि 14 इयर्स पहले जो है ये मैंने स्टार्ट किया, मतलब 14 साल से आप पैराग्लाइडिंग कर रही हैं। तो वो मैं एक माशाल्लाह। इवेंट पे गई तो वहाँ पर कुछ ये रंग बिरंगी या कैनोपीज विंग जिस पर पैराग्लाइडर भी जिसको कहते हैं, जब मैंने वो देखे और फिर मैंने जब इसको सर्च करना शुरू किया और मैंने देखा कि हम भी परिंदों की तरह हवाओं में उड़ सकते हैं, तो फिर मैंने ठान ली कि बस मुझे इस प्रोफेशन को चूज़ करना है, मुझे भी उड़ना है। तो सबसे पहले यही है कि वो मेरा ख्वाब जो है वो हकीकत जहाँ से बनना शुरू हो गया, जो मेरा स्टार्ट था। और जब आपने पहली दफ़ा पैराग्लाइडिंग की तो कैसा, क्या फील किया आपने जब आप हवा में थी या परिंदों की तरह, जिस तरह आपका शौक था कि मैंने उनकी तरह उड़ना है, तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? फीलिंग तो बहुत अजीब सी फीलिंग थी और शायद वो मैं लफ्ज़ों में नहीं कभी भी नहीं बयान कर सकती। वो जब कभी आप फ्लाइंग करेंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि वो कैसी सोच होती है। और देखें जब आप उड़े हैं, हवा में होते हैं और आपको एक जैसे दुनिया से आप कट जाते हैं, इर्द गिर्द बस आपको हवाओं की सरसराहट और नीचे पहाड़ और बादल वगैरह और पहाड़ और चट्टानें नज़र आती हैं, तो वो बिल्कुल एक अलग से एहसास होता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और वो ऐसा होता है कि बस जैसे हम एक दुनिया से कट से जाते हैं। और फिर जब इंसान को शौक़ और जुनून हो तो वो फिर देखे वो कैफियत कैसी होती होगी। वो तो बिल्कुल मैं उनको लफ्ज़ों में नहीं ढाल सकती, वो ऐसे ही डल सकता है लफ्ज़ों में जब आप लोग भी आएँ और पैराग्लाइडिंग करें। ज़रूर ज़रूर। मुझे बताइए, आप पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं, लोगों को सिखाती भी हैं कि किस तरह पैराग्लाइडिंग करनी है, तो मुझे बताइए कि कितने लोगों को भी आप सिखा चुकी हैं अपने इस करियर में और लोगों का कितना रुझान है वो इस साइड पे आ रहे हैं? बिल्कुल, मुझे जैसे कि 14 इयर्स हो गए इस फील्ड में पैराग्लाइडिंग करवाते हुए। तो अभी तो पहले जब स्टार्ट था तो तब इतना रुझान नहीं था। अच्छा। मगर अब जो सोशल मीडिया जितना हमारा एक्टिव हुआ है उसकी वजह से हर जगह मैसेज जाता है, तो बहुत से लोग जो हैं, ख़ासकर फीमेल्स जो हैं वो आती हैं। तादाद कम होती है मगर अब वो हिस्सा लेने लग गई हैं, पैराग्लाइडिंग करती हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आप मुझसे पूछ रही थी कि कितने लोगों को अब तक मैं सिखा चुकी हूँ, तो पाकिस्तान की शायद कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई इदारा ऐसा नहीं होगा जहाँ पर मैंने काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर की यूनिवर्सिटीज़, इस्लामाबाद, वाकेंट, कराची, हर जगह, चित्राल में मैंने बहुत उधर से भी मैंने लोगों को करवाया। तो पाकिस्तान की कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर मैंने जो है पैराग्लाइडिंग हो गई, आर्चरी वगैरह और जितनी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं वो मैंने सबको बहुत 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 ज़्यादा अनगिनत स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आ चुके हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे ऐसे भी हैं जो एडवांस कोर्स करते रहे हैं और वो अभी भी आते हैं और इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं मुकम्मल। तो काफ़ी बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको आप सिखा चुकी हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे हमारा ही बताइए, जब आप सिखाते वक्त किन कुछ SOPs होते हैं ना इसके भी, पैराग्लाइडिंग करने के भी, तो क्या क्या SOPs होते हैं जिनको हम लोगों ने मद्देनजर रखना होता है? क्योंकि इस हवाले से हमने बहुत से ऐसे भी केसेस देखे हैं कि हादसात भी रूनुमा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, हादसात रूनुमा होने की वजह सबसे पहले तो ये है कि जैसा कि हम देखते भी हैं चैनल्स वगैरह पे, अगर तो हादसा ज़्यादा जो रूनुमा होते हैं वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी फ्लाइंग के दौरान उनके होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जो बिगनर्स आएँ या फर्स्ट टाइम जिनका एक्सपीरियंस है उनके साथ इस तरह की कोई हादसा नहीं होता। क्योंकि ये तो जो हम अपने कंपटीशन वगैरह कर रहे होते हैं तो इक्का दिक्का कोई टीवी में हादसा देखने को मिल जाते हैं, मगर वो प्रॉपर तरीके से एक इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक नहीं मिलती। बस वो थोड़े से खौफजदा हो जाते हैं कि ये बड़ा रिस्की है या इस तरह से, मगर इस तरह का नहीं होता। वो जितने भी जो लोग कर रहे होते हैं प्रोफेशनल होते हैं। फिर हमारी जो साइट्स हैं, जो प्रोफेशनल पायलट्स होती हैं, जब वो लोग फ्लाइंग करते हैं तो उनकी साइट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो इस तरह की साइट्स नहीं होती। जो सबसे पहले जो हम ख्याल रखते हैं कि जो भी आने वाला बच्चा या जो भी स्टूडेंट है पैराग्लाइडिंग को वो ज्वाइन कर रहा है, तो सबसे पहले जो हमारा ये है कि हम सबसे पहले हमने एक सेफ साइट हमारी पड़ी हुई है जो हरीपुर साइड पे मंग विलेज है। वहाँ पर हम करवाते हैं एक मखसूस जगह। वो बड़ी अच्छी जेंटल स्लोप है कि वहाँ से अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई टेक ऑफ होता भी है तो वो नए करने वाले के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, आराम से उसको वो सपोर्ट मिलती है। और SOPs हमारी ये होती हैं कि ख़ास तो सबसे पहले तो हम सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती
क्योंकि जो हमारे गियर्स होते हैं, जो हार्नेस है वो बैक प्रोटेक्शन सीट होती है प्रॉपर, और कैनोपी जो है हमारे पास, जो विंग है वो जो सर्टिफाइड विंग्स हैं वो हमारे पास होते हैं। और मतलब हमारे देखने वाले ये देख भी सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर ये चल रही हैं। हाँ जी, ये बेसिक हमारी ट्रेनिंग है, ये काइटिंग है, ये कैनोपी है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ये देखिए इसमें कितना बैलेंस है। ये एक स्किल है, ये एडवांस लेवल का कोर्स हो जाता है। इसमें ये है कि जो आपने देखे विंग को किस तरीके से होल्ड करना है, ये एक्सरसाइजेज जो होती हैं हमारी एयर में होती हैं, हमें फील आती है कि अभी जैसे ये आप देख लें, ये बड़ी खूबसूरत सी एक जेंटल स्लोप है, ये यहाँ से टेक ऑफ हो रहा है, तो ये इन्फ्लेशन हुई है और ये साथ ही ये हमारा टेक ऑफ हो जाता है और हम एयर में चले जाते हैं। तो ये इस तरह से है कि अगर कुछ लोगों को ये जहन में होता है कि ये रिस्की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, क्योंकि जो पहली दफा कर रहा होगा उसके लिए तो बड़ा ये ज्यादा होगा ना कि अब मैं अकेला जाऊंगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरी ये कोशिश होती है सबसे पहले तो जो बच्चियां मेरे पास, क्योंकि मैं खुद भी फीमेल हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा सा हमारा इधर इस तरह पाकिस्तान में एडवेंचर नहीं होता, तो फीमेल्स थोड़ी रिजर्व होती हैं, मगर सबसे पहले तो वो आके मोटिवेट होती हैं मुझसे कि एक फ़ीमेल है हमारी पाकिस्तान में, तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करती हैं। और इसी से मैं आपको बताऊं कि 2 मेरी बेटियां अभी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी हो गई हैं। बड़ी जो है अभी 14 ईयर्स की है और छोटी जो है 11 ईयर्स की है। तो छोटी ने पहले, मेरी बड़ी बेटी ने रिकॉर्ड बनाया 4 ईयर्स में, उसने फर्स्ट फ्लाइट की ना। तो जो छोटी हैं लारेब ज़हरा, उन्होंने 3.5 साल की उम्र में उन्होंने बड़ी बहन का रिकॉर्ड तोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में हमारी फर्स्ट चित्राल में पैराग्लाइडिंग नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, तो मेरी जो छोटी बेटी हैं लारेब ज़हरा, वो वहाँ से विन करके आई हैं, शील्ड लेकर आई हैं। तो मतलब वो लोग भी एडवेंचरस हैं मामा की तरह। तो वो ये है कि जब वो आती हैं फीमेल्स, जो भी कोई नया करने वाला आता है, तो वो बच्चों को भी देख के बड़ा मोटिवेट होता है कि ये लोग कर रही हैं, तो वो फिर उनकी भी हिम्मत एक बन जाती है और वो करने लग जाती हैं। ठीक है जी, हमारा किरण हमारे साथ मौजूद थी, PG पायलट इंस्ट्रक्टर है। हमारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और आपने हमारे साथ शेयर किया है अपनी कहानी। और जिस तरह हम बात करते हैं जनाब पैराग्लाइडिंग के हवाले से कि ये होती क्या है और आप किस तरह इसको सीख सकते हैं, और बाकायदा ये भी एक आर्ट है और इसको भी सीखना ज़रूरी है। तो मुझे अब आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।